अस्सलाम वालेकुम जी। एसजी स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रहमान शेख। और आज जो स्टूडियो में हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वकला बिरादरी में बड़ा नाम भी है और ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर बहुत बड़ी आयद की गई है। मलिक अदनान अहमद जनरल सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के हैं और पहली दफ़ा हमारे पास आए हैं। और जब से मुंतखब हुए हैं इन सबसे पहले तो सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और क्या कहेंगे इस जर्नी के हवाले से? बड़ी ज़िम्मेदारी भी आपको मिली है, डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से बड़ी ज़िम्मेदारी है। वकला के मसाइल और उनको उजागर करना, उनको लेकर चलना, एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है जिसका पाकिस्तान में बड़ा किरदार भी है, मुस्बत किरदार है। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। जैसे आपने कैरियर के हवाले से पूछा तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ वेरी बिगनिंग ही किया ना। स्ट्रगलिंग लाइफ है बहुत शुरू से ही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम थे पीर आसिफ रफ़ी साहब, वो मरहूम फौत हो गए। उन्होंने जो है वो फिर कहा कि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने फिर 99 में मैट्रिक किया और उसके बाद 2003 में मैंने जो है वो इंटर किया और फिर इसी तरह से ग्रेजुएशन मुकम्मल करके 2009 में मैंने LLB कर लिया था। और उसके बाद 2010 में जब मेरा लाइसेंस आया तो मेरे एक दोस्त हैं हमारे फलक शेर भट्टू साहब, उनके साथ प्लान बन गया कि हमने कोई एजुकेशन के हवाले से वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने एक एकेडमी को इस्टेब्लिश किया, एक एकेडमी बनाई लॉ के हवाले से। वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और उस एकेडमी को फिर हम ज़ाहिर है दोस्त फ्रेंड्स ने आपस में बनाया था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक कॉलेज इस्टेब्लिश करें। फिर 2010 से 12 तक वो एकेडमी चलाई। 13 में आके फिर हमने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया 2013 में, द टॉपर्स लॉ कॉलेज मुल्तान के नाम से। फिर मैंने वहाँ पे अपना करियर जो है ना, एजुकेशनल करियर जो था या टीचिंग करियर जिसे कहते हैं, सॉरी टीचिंग कैडर, वो मैंने स्टार्ट किया। और 2013-14 से लेकर ऑनवर्ड फिर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशनल कैरियर के हवाले से आपने कहा है, एजुकेशनल कैरियर में हमने तो यही देखा है जो लोग चले जाते हैं वो फिर निकल नहीं पाते, वो उसी के होकर रह जाते हैं। तो आपने एजुकेशन को लॉ से कैसे जोड़ा और उसके बाद ये जिम्मेदारियाँ भी लेने लगे, एसोसिएशंस का हिस्सा भी बनने लगे, ये बताएं। ऐसा है कि देखो, जब आप किसी चीज़ के बारे में अहद कर लेते हैं और अपने अंदर एक ये सोचते हैं कि मैंने कुछ करना है, तो एजुकेशन और प्रैक्टिस ज़ाहिर है दोनों टफ़ फील्ड्स हैं। और हमने बड़ा इसको मैनेज किया, यानी कि सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक हम कचहरी वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद 4 बजे के बाद मैंने 1 घंटे की ब्रेक करनी है, घर जाना है, चेंज करना है, और चेंज करने के बाद मैंने कॉलेज चले जाना है। 5 बजे हम कॉलेज पहुंचते थे, वहाँ तकरीबन 8-9 बजे तक मैं कॉलेज में टीचिंग करता था। वहाँ से मैं निकलता था अपने ऑफिस कैंट माल प्लाजा, तो 12 बजे तक मैंने वो जो इवनिंग वर्क था वो भी ऑफिस करता था, फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेता था। तो ये है थोड़ा सा कि स्ट्रगल तो की है, यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, वकालत का शोबा आपने कैसे इख्तियार किया? शौक़ था वकील बनने का और था ये कोई एम था? और इसमें एक चीज़ बताएं कि हमने देखा है कि जो भी वकला होते हैं इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी मुस्बत पाई जाती है जो और तबकात में नहीं है, वो ये है कि बात शुरू करेंगे अपने उस्ताद का, बताएंगे कि उस्ताद का कितना किरदार होता है, उस्ताद होना ज़रूरी है इस शोबे में? बिल्कुल बिल्कुल, मुअल्लिम जो है वो एक टीचर, उस्ताद, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। राह दिखाने वाला, तरबियत करने वाला, आपके थॉट्स को बेहतर करने वाला, पॉजिटिव करने वाला, वो आपका उस्ताद ही होता है, वो मुअल्लिम है, उसका बड़ा किरदार है। अगर आप एक अच्छे उस्ताद के साथ टीचिंग, यानी कि आप उसके साथ प्रैक्टिस में हैं, तो उसमें आपकी शख्सियत में बड़ा निखार आता है, आपकी एक पर्सनैलिटी है वो बड़ी ग्रूम हो जाती है और आपके थाट्स जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। उससे ये होता ये है कि हम माशरे में ज़ाहिर जी रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ना फिर हम उसको लेकर चलते हैं अपने करियर को, और ये है कि फिर दूसरों को भी डिलीवर करते हैं। तो उस्ताद का होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और अच्छे उस्ताद का होना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सियासी कैरियर की बात करते हैं, बड़ा अहम है आपका सियासी कैरियर और स्ट्रगल आपकी बड़ी नीचे से स्टार्ट होती है जहाँ तक आपका तारुफ है। तो ये बताएं कि सियासी कैरियर में कैसे सियासत में आए और कम उम्र तरीन जनरल सेक्रेटरी बन गए? हमने तो देखा था जनरल सेक्रेटरी, सदर, ये बुज़ुर्ग पूरी उम्र लगा के फिर उनका इतना ताल्लुक़ होता था, PR होती थी, तो आपने इतनी PR कैसे बना ली?
ये ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें भी जो है ना अपने दोस्तों को क्रेडिट देता हूँ। यानी कि आज 2025 में हम बैठे हैं तो 2022 की ये बात है। 22 और 23 का जो हैप्पी न्यू ईयर का हमारा एक प्रोग्राम था, फ्रेंड्स गैदरिंग थी। उस फ्रेंड्स गैदरिंग में तकरीबन हम 25 से 30 दोस्त थे। तो उस फ्रेंड्स गैदरिंग में हमने तमाम दोस्तों ने यूनैनिमसली डिसाइड किया कि हम में से एक दोस्त को इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उन तमाम ने फिर जो सोचा और उन्होंने फैसला किया, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया कि आप जो है हमारे कैंडिडेट होंगे और हम डिस्ट्रिक्ट बार में जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि मुझसे सीनियर वहाँ पे मौजूद थे, अच्छे पॉलिटिशियन भी मौजूद थे और अच्छे सियासी कैरियर वाले लोग भी मौजूद थे, लेकिन उन तमाम दोस्तों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और फिर अगले ही दिन से वर्किंग स्टार्ट कर दी। ये देखें, खूबी ये है कि फिर उन दोस्तों में से कोई दोस्त पीछे नहीं हटा, उन्होंने भी कंटिन्यूसली जो है ना वो पूरा साल। अच्छा, आज के दौर में भी ऐसे दोस्त होते हैं? मैं समझता हूँ मैं बड़ा लकी हूँ कि रियली कि मेरे इतने अच्छे और इतने सिंसियर फ्रेंड हैं कि वो, मैं समझता हूँ हमें कोई फ़र्क नहीं है, ना पैसे का फ़र्क है ना किसी और हवाले से। जैसे लोग खुद गर्जी में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। और वो मेरे दुख सुख में भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुख में, दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। और आज भी अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझे उन्हीं दोस्तों का सहारा है, उन्हीं उस्ताद का सहारा है कि वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। अच्छा, ये बताएं, इलेक्शन कैंपेन आपकी बड़ी शानदार थी, पूरे मुल्तान में आपके बैनर्स लगे हुए थे, कितना खर्चा आया था? यार खर्चा जो होता है ना, तो देखो ये जो खर्चा, मैं ये भी कहूँगा कि इस हवाले से भी मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया कि जो खर्चा था वो खर्चा भी मेरे फ्रेंड्स ने किया। मैं समझता हूँ वो कहते थे कि यार जो तुम हुक्म करते हो हमें बताओ, हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उसमें कलेक्टिवली या कोई शुमार करके नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ खर्चा मैंने अपनी जेब से किया, कुछ फ्रेंड्स ने किया, तो लिहाजा वो उसको एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। क्योंकि वो जो जिनसे मैं पूछता हूँ कि यार आप बताएं कि कितना खर्चा हुआ, वो मुझे बताते नहीं, वो कहते तुम्हारा मैटर नहीं है, ये हमारा मैटर। अच्छा, बार ओहदे दौरान तो बड़ी जंग होती है जी मुंतखब होने के लिए, मराद कितनी मिलती हैं? मराद, हाँ। यहाँ मैं समझता हूँ मराद की बात आती है, जिम्मेदारियों की बात आती है। जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। कोई तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह हमारी नहीं होती। हम एक बार के इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी सिलेक्ट हो जाती है। 17 तकरीबन हम मेंबर हैं, प्रेसिडेंट, नायब सदर और सेक्रेटरी के बाद बाकी सारे। तो बेसिकली ये होता है कि हम थोड़ा प्रमोट हो जाते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे पंजाब लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं। हमें जहां हम एक फिगर होते हैं वहां हमें सब जानने लग जाते हैं कि सेक्रेटरी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार का कौन है। उसमें ये होता है कि हमने, ज़ाहिर है हम नुमाइंदे हैं लॉयर्स के, हमने सिर्फ लॉयर्स के जो है ना वेलफेयर की बात करनी है। उसके लिए फिर हम करते क्या है, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता आपका एक बन जाता है, वो राब्ते में आ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जिनसे भी राब्ता किया है ना, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा गुड रिस्पांस दिया है और वो हमेशा जो है ना वो हमारी कदर करते हैं और कहते हैं नहीं सर हम आपके वकला भाइयों के साथ हैं। और आज तक का मैं कहूँगा 2 से 3 माह का टेन्योर हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, जिसको फ़ोन किया है, सब ने रिस्पांस किया और क्विक रिस्पांस किया। कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, वो किसी भी वजूहात से रह जाती हैं, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। मराद जो है वो नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, टेन्योर के हवाले से बताएं, अभी आप चार्ज लेते हैं किसी भी दफ्तर का और बड़ा कम टाइम मिलता है साल में, कुछ दिन आपको मिलने में गुजर जाते हैं, कुछ दिन वो फिर नई बॉडी के इंतज़ार में, तो ये टेन्योर इतना ही होना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी एसोसिएशन है और पंजाब में हमारी कौंसल है। कौंसल ही फैसला करती है कि टेन्योर कितना होना चाहिए। अभी मैं आपको मजाक लगेगा कि मैंने इस साल सिलेक्ट हुआ हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो फैसला कौंसल ने किया कि अब इलेक्शन दिसंबर में होगा। यानी हमेशा जनवरी में होता था, अब 1 महीना आपका वैसे कम हो गया, और माह कम कर दिया। यानी अभी हम 11 महीने की जो है ना वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है ना वो सिलेक्ट हो गई है। तो बात ये हो रही है कि ये तो 1 साल कम है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, या उससे भी कम होकर 11 महीने भी आ गए। तो खैर फैसला कौंसल का होता है। जाहिर है कौंसल के ऊपर भी एक सुप्रीम कौंसल है हमारी, पाकिस्तान बार कौंसल। तो ये तमाम जो है ना वो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, उनको तमाम का कानून बनाया गया, या तो फिर कानून में अमेंडमेंट्स हो, फिर 1 साल से बढ़ा के इसको 2 साल करें, ताकि जो आया है वो डिलीवर करे। यानी कि जैसे ही वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होता है, तजर्बाकार होता है, चीज़ों को समझने लगता है, तो टेन्योर ख़त्म हो जाता है। अदनान साहब, थोड़ी सी लाइटर टॉपिक से हार्ड टॉपिक की तरफ आते हैं।
हार्ड टॉपिक आप समझ भी गए हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया होगा। तो ये बताएं कि ये मुल्तान चैम्बर का क्या तनाज़ा है चैम्बर्स के हवाले से, नई बिल्डिंग के हवाले से, और कोई उम्मीद भी है ये हल होगा आपके होते हुए, कोई प्लानिंग की है? और ये सही बात बताएं आज आप ना, लोग जानना चाहते हैं। पहले भी सही बात हो रही है, कौन सा इसमें हमने कभी गलत बात नहीं की। हमने ओथ लिया है, हम बैठे हैं, इलेक्टेड बॉडी है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको वजाहत के साथ बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट बार की हमारी जो एग्जेक्टिव का अब जो मुंतखब है, नौ मुंतखब, वो हमारी 11 जनवरी 2025 में हुई है। ये जो मंसूबा स्टार्ट किया ये लास्ट एग्जेक्टिव ने किया, सबका एग्जेक्टिव ने, ठीक है। उन्होंने ये अलॉटमेंट और कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई पंजाब बार कौंसिल ने, और उस अलॉटमेंट कमेटी और कंस्ट्रक्शन कमेटी ने इजलास करके फ़ैसला किया कि हम इसको अलॉट करते हैं। उन्होंने अलॉटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में एक प्रोग्राम किया और वहाँ पर इसके जो है ना अनाउंस करके इसकी एक जो है वो रखी गई, कॉस्ट रखी गई। कॉस्ट ये रखी गई कि 2.5 लाख रुपए होंगे सेकंड फ्लोर के और 1.5 लाख रुपए होंगे थर्ड फ्लोर। ये हमें ज़ाहिर है उस वक्त मैं कैंपेन में होता था तो हमें पता था ये हो रहा है। फिर ये हुआ कि इन्होंने पैसे कलेक्ट कर लिए लास्ट एग्जेक्टिव ने, और एग्जेक्टिव ने कलेक्ट करने के बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने कंस्ट्रक्टर जो कंट्रैक्टर था उसके हवाले कर दिए, क्योंकि जैसे ही मैंने हैंडिंग टेकिंग ली है 2025 में 11 जनवरी के बाद, तो हमने रिकॉर्ड को जब पैरूज किया तो हमें पता चला कि ये पैसे जो हैं ये ट्रांसफ़र हो गए हैं कंट्रैक्टर को ट्रांसफ़र हो गए। अभी हाल ही में हमारी ये मूवमेंट भी चल रही है लॉयर्स की, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम अपनी लॉयर्स के साथ हैं, हम अलॉटीज़ के साथ हैं, मुल्तान बार के साथ हैं। हमने मैंडेट भी यही लिया है कि हम वकला की वेलफेयर करेंगे और किसी तौर पर भी अपनी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम हर जान की बाजी लगा देंगे, हर चीज़ मेरिट पर होगी, ये क्लियर है। अब जो इशू है इस वक्त वो ये है कि हैंडिंग टेकिंग का, यानी कि जो प्लाजा है वो है पार्किंग प्लाजा। पार्किंग प्लाजा पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया जुडिशरी के कहने पे कि मुल्तान का एक बहुत ज़्यादा दरीना मुतालबा था कि यहाँ पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। पार्किंग प्लाजे को बनाया गया ताकि ये ट्रैफिक के मसाइल हल हो। अब वो मौजूद है। अब उसके साथ साथ जो लास्ट एग्जेक्टिव ने किया, पार्किंग प्लाजा के ऊपर चैम्बर अलॉटमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, जबकि अभी तक पार्किंग प्लाजा ही हमें हैंडिंग टेकिंग नहीं हुआ। या तो ये हैंडिंग टेकिंग लास्ट कैबिनेट को हो जाता और वो अलॉटमेंट कर देते, ठीक है। हैंडिंग टेकिंग नहीं हुई, अलॉटमेंट हो गई, और ताहाल क्लियर है इसमें। मैंने सेशन जज साहब से भी पूछा है, एग्जेक्टिव से भी पूछा है, उन्होंने कहा जी जैसे ये कंप्लीट होगा हम आपके हवाले कर देंगे। यानी कि किसको मिल जाएगा? लॉयर्स को मिल, पार्किंग मिल जाएगा कि फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग के हवाले से ये फिर उसमें हम देखेंगे, क्योंकि पैसे तो लिए गए, तो वो पैसे किधर हैं और वो अलॉटमेंट किधर है। जाहिर है वो जो मुतासरीन हैं, जो अलॉटीज़ हैं, तो उनको चैम्बर चाहिए ना, उनको चैम्बर का कह के पैसे लिए गए, तो जाहिर है उनको चैम्बर मिलेंगे डेफिनेटली। और अगर किसी ने इसके अंदर, मैं आपको 2 टॉक आपके उससे भी बता दूं चैनल से, कि किसी किस्म की कोई हम करप्शन नहीं होने देंगे, किसी किस्म के पैसे हम इधर उधर नहीं होने देंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे लॉयर्स को हर हाल में चैम्बर मिलेंगे, या उनको हम पैसे लेकर देंगे, या उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ये कोई और इस तरफ भी जाना पड़ा तो हम रास्त इक़दाम उठाएंगे। किसी तौर पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तक आप क्या समझते हैं जो चैम्बर अलॉटमेंट हुई है इसमें मेरिट को फॉलो किया गया है, या 100% मेरिट को, या कुछ हो सकता है कोई नहीं? वो उस वक्त जो अलॉटमेंट हुई थी, देखें क्योंकि उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है, उसके ऊपर भी असल में सवालिया निशान मेरिट की अलॉटमेंट पे नहीं है। अब पोजेशन पर सवालिया निशान है, यानी सवालिया निशान पोजेशन पर है कि अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिए गए, पैसे भी ले लिए गए, लेकिन पोजेशन नहीं दिया गया। सवालिया ये निशान है। तो उस पोजेशन के लिए हम जो है ना बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुल्तान बार टेकअप करे और इसको अपने हैंड ओवर करके अलॉटीज़ को जिनके साथ वादे किए गए साबका एग्जेक्टिव के, उनको वैसे ही चैम्बर दिए जाए, नहीं तो उनके पैसे वापस। अच्छा, पार्किंग प्लाजा बड़ा मसला था, पार्किंग का अभी भी मौजूद है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है आपके होते हुए वो फ़ाल हो जाएगा? और एक जो रोड के ऊपर जो गाड़ियों का मसला है जिसके ऊपर हमेशा से क्लैश रहा है,
वो एक दरीना मसले को आप हल करने में कामयाब होंगे, या पार्किंग प्लाजे के हवाले से बात की जा रही है वहाँ पर भी चैम्बर्स बनाए जाएंगे? तो ये नहीं, आप एक बात क्लियर समझ लें कि ये जो पार्किंग प्लाजा है वो है पार्किंग प्लाजा, वो पार्किंग प्लाजा ही रहेगा। उसका 1 से 2 फ्लोर जो है वो चैम्बर्स के लिए। देखिए वो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है और फिर थर्ड है, ठीक है। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और फिर अपर टॉप स्टोरी। तो जितनी कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं वो सारे हैं फॉर द पर्पज ऑफ पार्किंग, जिस तरह हमें कम्युनिकेट किया गया, बताया गया। और जो लॉयर्स के जो चैम्बर्स हैं वो उसके ऊपर टॉप पे, ठीक है। अब जब वो हैंडिंग ही नहीं हुई तो उसके बगैर हम कैसे वो कर सकते हैं कि ये उसके ऊपर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बात ये हो रही है कि पार्किंग भी रहेगी, पार्किंग तो है, ये तो इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं, ठीक है। और बाकी जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपने लॉटीज़ के साथ हैं और मुल्तान बार के साथ हैं और उनको उनका हक दिलवाएंगे। हमारे पास मैंडेट है, हम अभी नौमुंतखब हैं। अच्छा, 1-2 अहद लेते हुए इंतखाबी कैंपेन के दौरान आपने 1-2 चीज़ें सोची भी होंगी कि यार मैं ये 2 चीज़ें करके जाऊँगा, वो 2 चीज़ें क्या है? देखें, इसमें हमने ना, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैंने एक तो हेल्थ के हवाले से सोचा कि लॉयर्स के लिए एक हेल्थ कार्ड पंजाब गवर्नमेंट से बनवाए जाएं, जिस कार्ड के ज़रिए उनको हेल्थ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। किसी भी जगह पर जाएं, वो पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में लॉयर का अपना हेल्थ कार्ड है, वो हेल्थ कार्ड दिखा के अपना सेहत, अपना इलाज करवा ले और उसकी फैमिली। और दूसरा मैंने सोचा था एक ऐसा फ़ंड कायम करें जिससे जो हमारे वकला इंतकाल कर जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को कुछ हम सपोर्ट कर सकें, उनको कुछ पहुंचा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का या कोई ऐसा तो प्रोजेक्ट नहीं होता कि जो जैसे कि रिटायरमेंट के पर पेमेंट वगैरह पैसे मिलते हैं, वो तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। और तीसरा एक और अहम सोचा वकला कॉलोनी का, कि हम बेस्ट एफर्ट करें, लॉयर्स की अपनी एक कॉलोनी होनी चाहिए, जैसे मीडिया वालों की जर्नलिस्ट कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी है, जर्नलिस्ट की है। गो कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इंसान को एफर्ट तो करनी चाहिए, कोशिश करनी। तो हम इसके लिए अब अनकरीब जो है वो वज़ीर आला के पास भी जा रहे हैं, और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमें जाना पड़ा हम अपनी लॉयर्स कम्युनिटी के लिए, लॉयर्स कॉलोनी के लिए भी हम एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट करेंगे और अल्लाह पाक हमें सुरखरू। अच्छा, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं आमतौर पर इंसाफ के हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक भी इंसाफ के एक इदारे से है। ये बताएं, क्या पाकिस्तानी अदालतों से आम लोगों को इंसाफ मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए काफ़ी है? देखिए, इंसाफ की बात करते हैं तो हम 140वें नंबर पर हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 140वें नंबर पर जो गैप सर्वे होता है, जो वर्ल्ड वार सर्वे होता है, उसमें हम सबसे नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि इंसाफ में ताख़ीर हो रही है। ताख़ीर, हमारी ये ताख़ीर क्यों हो रही है, इसके लिए हमारा जुडिशल सिस्टम जवाब देगा, और हमारे वो पार्लियामेंटेरियन जवाब दें जिन्होंने आज तक लेजिस्लेशन नहीं की। जो आज तक हम 1897 का और 1908 का कानून लेकर चल रहे हैं, 2025 में क्या 1908 के कानून के मुताबिक फैसले होंगे? तो हमें कवानीन में तरमीम करनी चाहिए, और वो ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे फौरी और सस्ता इंसाफ अवाम की दहलीज पर पहुँचे। तो मेरी तो गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए भी पार्लियामेंटेरियंस इस पर लेजिस्लेशन करें और फौरी तौर पर 2025 में कवानीन नाफिज करके फौरी इंसाफ और सस्ता इंसाफ अवाम को पहुँचाएँ। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक राय लें, राय के बुनियाद पर एक सवाल है, क्या वकील झूठे केसेस भी लड़ते हैं? नहीं, केसेस झूठे नहीं होते। केसेस जब कोई इंसिडेंट है वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता, लोगों को ये गलत लाम राय है कि ये झूठा केस लिया जाता है। ये वो राय कब कायम होती है जो उसका मुखालिफ उसके सामने करता है कि ये उस। अब देखें ना, लॉयर तो मौके पे नहीं था। अगर कोई हर्ट है, कोई वाकया रूनुमा हुआ है या कोई मर्डर हुआ है, तो वहाँ पे लॉयर तो नहीं है ना, लॉयर तो अपने घर बैठा है। जब उसको पार्टी आके कहती है कि मैंने आपको इंगेज करना है और आपको लॉयर रखना है, आप मेरे केस को प्लीड करें, तो हम उस केस को प्लीड करते हैं। प्लीड ये होता है कि जैसे हमें इंस्ट्रक्शन हमें हमारा क्लाइंट देता है, उसको हम कानूनी तरीके से अदालत के सामने पेश करते हैं। फैसला करना होता है अदालत ने। अभी भी आप यहाँ बैठे हैं, 2 अफराद आ जाएं,
उसमें से एक सच्चा होगा एक झूठा होगा, आप कैसे तयन करेंगे? जाहिर है उसको सुनेंगे तो तयन करेंगे ना। फिर मैं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो जाता वकील को कि यार ये केस है ये नहीं, बहुत ही एडवर्स किस्म का ऐसा जो कि सोशल मीडिया से भी पता लग रहा है, किसी और ज़राए से भी पता लग रहा है, वो तो यकीनन पता चल ही जाता है कि ये गलत है। लेकिन उसके बाद भी उसके शवाहिद होते हैं, उसकी जो है ना तफ्तीश से पता लगता है कि इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो मैं क्योंकि अपने पेशे से हूँ, जाहिर है मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वकील झूठे केस लेते हैं। वकील सिर्फ केस लेते हैं, प्लीड करते हैं, झूठे सच्चे का फैसला जज ने करना है या रोज़े क़यामत होना है। अच्छा, एक और भी ज़ाती नोयत का सवाल है, चलें इसे जनरलाइज कर लेते हैं। एक केस की फ़ीस कितनी लेते हैं, और आमतौर पर जो एक आइडिया बताएं जज ये जो वकला हैं वो कितनी फ़ीस लेते हैं? ये केस टू केस वेरिएशंस होती हैं। अब एक जूनियर लायर है, वो एक केस को 25,000 में बुक कर लेता है या उसको फ़ीस लेता है अपनी, ठीक है। वही केस अगर कोई सीनियर के पास जाएगा तो वो 2 लाख रुपए फ़ीस लेगा। ये बेसिकली सीनियरिटी वाइज होता है, ठीक है। कुछ केसेस जो होते हैं फैमिली केसेस हैं, ये कम कास्ट में होते हैं। उसके अलावा सिविल का ट्रायल जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, क्योंकि उस पर स्ट्रगल ज़्यादा होती है। आपको लॉज पढ़ने पड़ते हैं, रात को टाइम देना होता है, केस पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद एविडेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसी तरह से क्रिमिनल केसेस होते हैं। अब जैसे हर्ट केस है या कोई और है तो उसमें कम फ़ीस होती है। जैसे कोई मर्डर केस आ गया तो उसमें ज़्यादा फ़ीस होती है। और इसमें फ़ीस का म्यार हमारी प्रैक्टिस के हवाले से भी डिटरमिन किया जाता है कि एक जो एसोसिएट जो फ्रेश होते हैं वो ज़रा कम फ़ीस होती है उनकी, और जो सीनियर लॉयर होते हैं ज़ाहिर एक्सपर्ट होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। वो अपनी पूरी तवज्जो से केस को करते हैं, कोई डिटरमिन नहीं है। अच्छा, सीनियर जो लॉयर होता है उसका ये बताएं कि उसका कोई अदालत में कोई किरदार भी होता है? जब उसकी शक्ल देख के कहते हैं जी बड़ा फैसला हो गया जी, हमने जो वकील है बहुत बड़ा मजबूत खड़ा किया है, तो ये होता है कोई ये एडवांटेज? हमारे यहाँ भी थोड़ा सा है कि चेहरे देखकर इंसाफ मिलता है। ऐसा नहीं है, इंसाफ जो है ना वो कानून के मुताबिक होता है और उस फाइल के मुताबिक होता है। अक्सर हमारी जुडिशल अफसरान से भी मीटिंग्स होती हैं तो मैं भी अक्सर थोड़ा हार्श हो जाता हूँ कि आपने गलत फैसला कर दिया। मजिस्ट्रेट साहब ये बेल बनती थी, वो कहते हैं सर ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ये कह रहा है, मिसल में ये लिखा हुआ है, तो मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो कोई भी जुडिशल अफसर है या कोई भी केस है वो उसके मेरिट्स के मुताबिक उसके डिसीजन होते हैं। किसी को जो है ना वो थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है, क्योंकि मुझे भी 15 से 20 साल तो हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो मेरे केसों में तो ऐसा ही हुआ है कि हमेशा मेरिट पे हुआ है और फाइल और रिकॉर्ड के मुताबिक हुआ है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी मलिक अदनान अहमद साहब, और इनकी आपने बातें सुनी हैं, वो सवालात थे जो आपने हमें कहे थे और जिनके सवालात के जवाबात आप भी जानना चाहते थे और वकला बिरादरी भी सुनना चाहती थी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इन चीज़ों के हवाले से क्या राय रखते हैं। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।